पत्रकारिता के साथ जो उनका बर्ताव है वो मैं कह सकता हूँ जैसे कोई बंदर जो है उछल कूद करता है, ऐसी पत्रकारिता हो गई। यानी हिंदुस्तान में एक ऐसी एजेंसी है ना जिसके दांत है, ना जिसके नाखून है, ना जिसकी आंत है, वो सिर्फ मिट्टी के माधो की तरह जो है बेवकूफ़ बनाती रहती है लोगों की। अगर हिंदुस्तान को बर्बाद करने में किसी संस्थान का सबसे ज़्यादा योगदान है, चैनलों को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा योगदान है, तो वो ट्राई का है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंद्र कुमार जी। तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं इनको। रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि जिसमें बातचीत करना चाहता हूँ कि टीआरपी का एक झगड़ा चल रहा है। जी जी जी। और ख़ास तौर पे जब अर्णव गोस्वामी जो इसमें आए हैं कि जो मैं तो उनको बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि पत्रकारिता को पतन की तरफ ले जाने में अगर नाम लिखा जाएगा आगे की तरफ, तो उसमें अर्णव गोस्वामी का नाम आएगा कि उन्होंने पत्रकारिता को इतना खराब और गंदा रूप दिया है। गाली गलौज के समकक्ष में जब वो बोलते हैं तो और देश पूछ रहा है, अपने को भारत मानते हैं, प्राउड इतने कि अपने को भारत मानते हैं, मैं हूँ। तो इस तरीके से उनकी, और ये कहते थे एक ज़माने में कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी टीआरपी है, वो विज्ञापन ही मिलते थे, लेकिन ये राज खुला कि वो टीआरपी खरीदी गई थी इन्होंने। जी। तो यानी मतलब पैसे खरीद के वो दर्शकों को भी लाते थे, सारी चीज़ ला देते थे। ये जो नैरेटिव अपनी पब्लिसिटी के लिए, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिसिटी के लिए जो चल रहा है, आखिर पब्लिसिटी से आगे होगा क्या? चलिए 2 टर्म 3 टर्म आपने हुकूमत कर ली, लेकिन देश को क्या दिया आपने बाद में हमारी जो आने वाली जनरेशन पूछेगी, तो उसके आखिर क्या चल रहा है देश में? नैरेटिव क्या है आखिर हमारी समझ में? नैरेटिव यह है कि जितनी भी जो संस्थाएं हैं उनको आप कैसे बिगाड़ सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी कोई वैल्यू ना रहे। और जैसे हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है। अब उस चौथे खंभे के साथ जो है लोग, जो पत्रकार हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उस खंभे की पूरी जो रिलायबिलिटी है उसको बनाए रखें, उसको ख़राब करने का काम जो है अर्णव गोस्वामी वाले जैसे लोग कर रहे हैं। और वो जो पत्रकारिता के साथ जो उनका बर्ताव है वो मैं कह सकता हूँ जैसे कोई बंदर जो है उछल कूद करता है, ऐसी पत्रकारिता हो गई। आप देखेंगे कि अर्णव गोस्वामी जो है लाइव शो में कहेंगे मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। कभी कहेंगे कि 302 में रिया को बंद करो, बंद करो, बंद करो, जैसे वो जंतर मंतर पे कोई आंदोलन कर रहे हो। उनके जो पत्रकार हैं वो उछल कूद के, कभी साइकिल पे घूम घूम के, कभी बंदर की तरह उछल के, कभी शीर्षासन करके, वो जो है पत्रकारिता को बिगाड़ने लगे। आपको याद होगा 8-10 साल पहले एक व्यवस्था की गई थी, मॉस्को में एक टेलीविज़न चैनल था, उसमें खबरें जब वो पढ़ने वाली लड़की आती थी वो अपनी व्यूअरशिप और टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने कपड़े उतारती रहती थी। जी। पहले खबर पढ़ती थी, अपना ऊपर का कोट उतार दिया, फिर दूसरी खबर पढ़ी तो ऊपर का जो जम्फर पहना हुआ है वो उतार दिया। तीसरी बार में वो अपनी पैंट उतार देती थी, चौथी बार में वो अपनी जो ब्रेजरी होती थी वो उतार देती थी, और आखिर में वो बिल्कुल नंगी हो जाती थी। और तब वो मानते थे कि हमारी टीआरपी बढ़ेगी। लेकिन मज़े की बात क्या हुई कि ये सब करने के बाद भी उस अखबार की टीआरपी, उस टेलीविज़न चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ी। अब वो चैनल जो बंद हो गया। ऐसे ही आपको याद होगा लीला ब्रिगंजा नाम की एक हीरोइन होती थी इटली की, तो वो नगर पालिका के चुनाव में खड़ी हो गई और उसने कहा कि मैं हर उस आदमी को वो चुम्बन दूंगी जो मुझे वोट देगा। तो उसने जो है खूब सारे लोगों को चुम्बन दिए और उसको ये उम्मीद थी कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन वो जीत नहीं पाई। तो आप समझिए, नंगई करके, उद्दंडता करके, बेवकूफ़ी करके, किसी चीज़ को मदारी की तरह तमाशा बनाकर अगर आप किसी चीज़ की सीरियसनेस को ख़त्म कर देते हैं और सोचते हैं कि लोग हमें देखेंगे और देखने से हमारी जो है लोगों में एक इज्जत बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ती। एक विधा है पत्रकारिता से, उसमें विश्वास करती है जनता, विश्वास करती है। अखबार में जो लिख के आएगा, टेलीविज़न पे जो बोला जाएगा पत्रकार, तो उसमें विश्वास करती है। और अर्णव गोस्वामी प्लस बहुत है चैनल जी, उसमें नाम आते हैं। उन्होंने इसको एक, वो आपने जैसा कहा कि मदारी का एक बना दे कि जमुरा ये है, उनका भीड़ इकट्ठी करो। कैसी भीड़ इकट्ठी करो। वो उसमें किसी को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है उसे कहते हैं कि फलाने गैंग का आदेश है। हाई कोर्ट के आदेश को तो उन्होंने भी कहा है, जो एक एक्ट्रेस के ऊपर उन्होंने दिया कि इसका किसी
रिया चक्रवर्ती नाम है उसका, कि इसका किसी ड्रग गैंग से शामिल नहीं, उन्होंने सीधा कह दिया कि ये फलाने गैंग के लोग हैं जी। जिस तरीके से इसी तरीके की वो बातें करते हैं। और एक गालिब जो कहते हैं ना, एक शेर है, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मेरा कहना हुआ, मैंने जो कह दिया वो आखिर है, ये मानते हैं। तो ये कितनी क्षति समाज को पहुंचा रहा है? क्षति इसलिए पहुंचा रहा है क्योंकि जो नैरेटिव है खबर का वो नष्ट हो गया। अब लोग मानते हैं कि अखबार में या टेलीविज़न में कोई खबर आ रही है तो दरअसल ये झूठी खबर है, यानी ये झूठ फैलाने वाले सारे नुमाइंदे हैं जो समाज में जो है झूठ फैलाते हैं और समाज के लोगों को झूठ ही सिखाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि टीआरपी का जो ये भंडाफोड़ अभी वहाँ की पुलिस ने किया है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के परमवीर सिंह को जो है वो ऐसे गाली देता है कि तू परमवीर कहाँ है, यहाँ आके बता। यानी एक आईओ को उसकी एक इज्जत है, उसके साथ एक सम्मान है, अदालत भी आईपीएस ही एक आईओ की इज्जत है। हाँ बिल्कुल है। मान लो एसआई भी आईओ होगा या हवलदार भी होगा तो कोर्ट भी उसको सम्मान देती है कि भाई हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है उनको धमकाकर डराकर अपने नतीजे लेना चाहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये टीआरपी की जो बात है ये देश में चल रही है और इसमें सरकार और बाकी जो आपके संस्थान हैं वो शामिल हो गए। लेकिन मैं सबसे बड़ी अजीब बात कह रहा हूँ आपको कि टीआरपी नाम की ये जो चिड़िया है ये एक फिजूल की बेवकूफ़ी की चिड़िया है, और ये टीआरपी में ट्राई का षड्यंत्र है। अगर हिंदुस्तान को बर्बाद करने में किसी संस्थान का सबसे ज़्यादा योगदान है, चैनलों को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा योगदान है, तो वो ट्राई का है। ट्राई एक ऐसी संस्था है जो बिकी हुई है और नालायक लोगों के हाथ में है जो देश की पूरी व्यवस्था को खराब कर रही है। अब आप कहेंगे क्यों? सवाल उठता ही है, सवाल बड़ा अजीब है, वाजिब है आपका। लेकिन आप देखेंगे कि जब से घर में सेट टॉप बॉक्स लग गया है तो जब आप सेट टॉप बॉक्स खोलते हैं तो उसमें आता है कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। आप एचडी पे देखेंगे तो 10 रुपए जाएंगे, आप जो है एनडीटीवी देखेंगे तो 10 पैसे जाएंगे, आप जो है अच्छा डिफरेंट चैनल के डिफरेंट फॉर्मेट पे देखेंगे तो अलग फॉर्मेट पे, एचडी पे देखेंगे तो ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल पे देखेंगे तो कम लगेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर एक देखने वाले दर्शक ने 500 रुपये मान लीजिए सेट टॉप बॉक्स के, मान लो टाटा स्काई को दिए या और किसी उसको दिए, तो वो पैसा जो है बढ़ता है और उन चैनलों में जाता है जी। तो जिस चैनल में जा रहा है उनका अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको अपने आप नहीं पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जा रहा है, कौन सा कम देखा जा रहा है जी। यानी जिस चीज़ का गणित है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो आप 1 मिनट कॉल करते हैं या आप उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं या वाईफाई खोलते हैं या उस पर मैसेज करते हैं तो आपके पैसे कटते रहते हैं। उस कंपनी को पता रहता है इस आदमी ने इतने व्हाट्सएप किए, इतने जो है मैसेजेस भेजे, इतनी कॉल की, इतनी कॉल रिसीव की। तो जब आपने सेट टॉप बॉक्स ले आए तो टीआरपी के ये जो मीटर लगाए जाते हैं ये धोखा क्यों किया जा रहा है? ये टीआरपी के मीटर लगाना जो है एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग जो हमारी मीडिया की जितनी एजेंसी हैं ये उनकी नालायकी का सबूत है। और भारत सरकार जानबूझ के जो है जनता को अपनी नालायकी में फंसाए रखना चाहती है। आप देखिए कि टीआरपी के लिए क्या होता है कि ये बड़े जो मीडिया घराने हैं, चाहे उसमें आज तक हो, टाइम्स नाउ हो या रिपब्लिक टीवी हो, ये अपनी धौंस जमाते हैं कि हम देश के इतने बड़े हैं, 2 नेशनल चैनल, हाँ नेशनल चैनल, अपने आगे ऐसे नाम जोड़ लेंगे नेशनल चैनल हैं जैसे कि ये इन्होंने पूरे देश का ठेका ले रखा है। और छोटे चैनल को कहेंगे क्षेत्रीय चैनल है और फिर चैनल को कहेंगे लोकल चैनल है। यानी इस तरह का बंटवारा जब आप करते हैं तो किस पैमाने पे करते हैं? कोई पैमाना नहीं है। पैमाना ये होना चाहिए कि सेट टॉप बॉक्स में आपको कितना रेवेन्यू मिला। अब रिपब्लिक टीवी का अगर रेवेन्यू की बात करें तो रिपब्लिक टीवी की जो वैल्यू है, जो पैसा चार्ज करता है वो 0 है, फ्री है। हाँ, तो अब जब फ्री है तो उसमें पता ही नहीं चलेगा रिपब्लिक टीवी को 1 करोड़ लोगों ने देखा या 1 लाख लोगों ने देखा या 1000 लोगों ने देखा या नहीं देखा। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये टीआरपी का जो षड्यंत्र है, ये सारे ये 8-10 बड़े चैनल हैं, इन्होंने फैला रखा है। इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरी कार्रवाई जो ट्राई के खिलाफ होनी चाहिए जो कि इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और ट्राई में कौन कौन होते हैं? जब भी आप देखेंगे ट्राई में कौन है जी, जो बीजेपी के लोग हैं वो ट्राई में बैठे हुए हैं अभी भी। ट्राई ने क्या षड्यंत्र किया? गुजरात से आई हुई अफसर ज्यादातर ट्राई ने पूरी की ट्राई की मशीनरी को, ट्राई के कानून को जियो के लिए भेज दिया। जियो को परमिशन दे दी कि आप जो है ट्रायल कर सकते हो 1.5 साल तक अपनी के हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। और वो जियो ने 1.5 साल तक लोगों को फ्री अपना वो दिया कि जी फ्री में आप जो है हमारे चैनल का, हमारे इसका मोबाइल के कैपेसिटी का यूज़ करो। और उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी चैनलों को जो है उनके कंपिटिटिव वैल्यू कम करके उनकी जो मोबाइल की जो सब्सक्रिप्शन थी
सब्सक्राइबर थे वो उनके पास आ गए। और उनके पास आने के बाद जो है 2 पैमाने होते थे कि आपने कितना टाइम दिया है, कितना उसका नेटवर्क है, कितना उसका सब्सक्रिप्शन है और कितना रेवेन्यू है। तो सब्सक्रिप्शन और रेवेन्यू की क्लॉज को ट्राई ने जानबूझकर नज़रअंदाज किया और नज़रअंदाज करके जियो को जो है एक तरह से मेमथ यानी सबको खाने वाला जो है बड़ा व्हेल बना दिया और छोटी मछलियों को खा गया। तो ट्राई जो है जिम्मेदार है और ट्राई भी इस बात की जिम्मेदार है कि टीआरपी के जो फ्रॉड चल रहा है ये ट्राई की मर्जी से चल रहा है। और मेरा कहना है कि ट्राई को भंग किया जाना चाहिए। ट्राई देश की स्वतंत्रता, आज़ादी और समानता के लिए खतरा है और ट्राई को जब तक नहीं सुधारा जाएगा तब तक ये टीआरपी का षड्यंत्र चलता रहेगा, सेट टॉप बॉक्स का षड्यंत्र चलता रहेगा और हम लोग जो है बेवकूफ़ी वाले कार्यक्रम देखते रहेंगे। और वो कार्यक्रम ऐसे होंगे कि आप कोई भी चैनल खोल लो एक ही प्रोग्राम नजर आएगा, एक ही भाषा समझ आएगी, एक ही लाइन समझ आएगी। यानी आप देखिए कि मीडियम जो है बढ़ने की जगह पहले होता था 10 अखबार पढ़ोगे तो 10 रिपोर्टर 10 तरह से अपनी खबर लिखते थे। अब क्या होता है, वो इंटरनेट पे जाएंगे, खबर डाउनलोड करेंगे और एज इट इज पेल देंगे और 10 अखबारों की खबर पढ़ेंगे और उसमें एक गलती है कहीं फैक्ट की या सेंटेंस की तो सब में मिलेगी, सब में मिलती है, सब में मिलती है। तो इसका मतलब ये दर्शकों के और देखने वालों के हितों को कुठाराघात करता है, उसे खत्म करता है। अच्छा, दूसरा एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये जो हाथरस की जांच है ये अचानक सीबीआई को दे दी, जबकि लोकल पुलिस जांच कर रही थी और सीबीआई को देने में, क्योंकि मुझे मालूम है कि सीबीआई के जब गठन हुआ था जी तो इसको वही चीज़ें दी जाती थी जो सरकार से रिलेटेड हो, सरकारी संस्थान से रिलेटेड हो और सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड हो। ये कहीं से कहीं तक नहीं है जी। ये तो एक बलात्कार का मसला है, उसमें किसी की हत्या हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्रिमिनल मसला है। तो ये क्यों दी जाती है हर चीज़ सीबीआई को? और खास तौर पर हमारे लेखी साहब थे, वो सीबीआई को कहते थे बेवकूफ़ बनाने वाली संस्था है और उसका उनका लॉजिक बड़ा मज़ेदार था कि सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1966 को की गई थी। तो उन्होंने कहा ये अप्रैल फूल के दिन बनी संस्था है और ये लोगों को अप्रैल फूल बनाती रहती है। अब आप देखेंगे कि सीबीआई के नाम जितने भी केस हैं किसी भी केस में सीबीआई को सफलता नहीं मिलती। सीबीआई का यानी फिल्मों में दिखाते थे कि सीबीआई इंस्पेक्टर आया और उसने सारे डाकुओं को पकड़ लिया, सारे स्मगलरों को पकड़ लिया। लेकिन अब आप देखेंगे सीबीआई का पूरा लाव लश्कर जाता है और वो लगे रहते हैं जैसे वो ताजमहल बना रहे हों छेनी हथौड़ी लेकर कि कहेंगे जी हमने 20 साल जो है बोफोर्स की जांच की, नतीजा 0 निकला। हमने जो है सुशांत सिंह राजपूत की जांच की, नतीजा 0 निकला। 28 साल सीबीआई ने जो है अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद गिरी, उसके गिरने का मुकदमा लड़ा और उसका नतीजा 0 निकला। यानी हिंदुस्तान में एक ऐसी एजेंसी है ना जिसके दांत है, ना जिसके नाखून है, ना जिसकी आंत है, वो सिर्फ मिट्टी के माधो की तरह जो है बेवकूफ़ बनाती रहती है लोगों की, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब आप कहते हैं कि हाथरस का कांड जो है वो सीबीआई को दिया। अब सीबीआई को दिया तो किसने दिया? योगी आदित्यनाथ ने दिया। मजे की बात है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 अक्टूबर को कि हम इसकी जांच जो है सीबीआई को दे रहे हैं और तुरंत उससे पहले उन्होंने वहां पर जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बना दी और एसआईटी धड़ाधड़ उसकी जांच कर रही है। पहले लोकल पुलिस धड़ाधड़ कर रही थी, फिर एसआईटी करने लगी। 3 तारीख को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा जी हम सीबीआई को जांच दे रहे हैं। 3 तारीख को बाद भी आप देखेंगे 11 तारीख तक जो है एसआईटी जांच कर रही है और सीबीआई कहीं नहीं है। जब एसआईटी ने पूरी जांच कर ली, पता चला कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा सीबीआई को दे दो। तो सीबीआई को अक्सर जो है वो मुर्दे मिलते हैं जो जिनकी हड्डियां रह जाती हैं और सीबीआई का काम होता है इसके चमड़ी चलाएं, इसके ऊपर जो है वो मांस मज्जा उसकी करे, उसको जान दे, जान फूके। और जब सीबीआई नहीं फूक पाती तो उसका नजला जो है सीबीआई पे उतरता है कि ये नालायक लोग हैं। सीबीआई को पहले दिन ही कह देना चाहिए कि भाई हमारी बेइज्जती कराना है, वो तुम्हें अगर है तो आप ये केस हमें क्यों देते हो। सीबीआई में क्योंकि कोई भी आदमी अक्लमंद नहीं है, वो सरकार की गुलाम एजेंसी है। और मुझे ऐसे हितोपदेश की कहानी याद आती है कि वो 4 बड़े विद्वान पंडित जो है पढ़ के आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि शेर की जो है वो पड़ी हुई हैं हड्डियाँ। तो एक ने कहा मुझे कला आती है, मैं इसकी सारी हड्डियाँ जोड़ के इसका अस्थि पंजर बना देता हूँ। दूसरे ने कहा मैं इसमें मांस मज्जा कर दूंगा। तीसरा बोला जब उसने कर दिया तो तीसरा बोला मैं इसमें प्राण फूंक देता हूँ। तो चौथा था, उसने कहा भाई जरा 2 मिनट रुको, मैं जरा पेड़ पे चढ़ जाऊँ। उन्होंने कहा क्यों? कहते जब शेर जिंदा हो जाएगा तो तीनों को खा जाएगा। वो तीनों हंसने लगे, बोले शेर हमारा है, कैसे तो हमें खा जाएगा। खैर वो ऊपर चढ़ गया और उन्होंने प्राण फूके, शेर को धाड़ मारी और शेर तीनों को खा गया। तो सीबीआई की हालत जो है वो 3 जो बेवकूफ़ है नीचे वाले उनकी है, वो धाड़ता भी है और खुद खा भी जाता है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सीबीआई वाले हाथ छोड़कर कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगते।
यानी मेरा क्या मानना है कि सीबीआई को रिया से माफ़ी मांगनी चाहिए, सीबीआई को बाबरी मस्जिद गिरी उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हम नालायक हैं, हमारा जो पूरा जांच करने का तरीका वो गलत है, बोफोर्स में जांच में मांगनी चाहिए। और मैं तो सीबीआई को जब भी चिट्ठी लिखता हूँ तो मैंने हमेशा देखा है मेरी चिट्ठी का वो विरोध करते हैं, हमें मुकदमे लड़ने पड़ते हैं, जैसे JMM-MPs ब्राइबरी केस में लड़े, हेलीकॉप्टर वाले में लड़े। तो मैं देखता हूँ कि सीबीआई एक नालायक संस्था है और सीबीआई की को अगर आप कोई भी जांच दे देते हैं तो अभियुक्त समझता है कि वो सेफ हैंड में है, अब उसका कोई बुरा नहीं होगा, मैं हर हाल में मुकदमा जीतूंगा। और इसीलिए जो हाथरस के चारों अभियुक्त हैं उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं सीबीआई को केस चला गया है, अब जांच होगी और हम जो है शौर्य यात्रा निकालेंगे। राजपूतों को फंसाया जा रहा है, क्षत्रियों को फंसाया जा रहा है, उसके लिए वो नवरात्रों में जो है आप देखेंगे यात्रा निकलेगी। तो जिस देश में सीबीआई को पहला काम ये करना चाहिए, जो अभियुक्त हैं यात्रा निकालने के खिलाफ एक FIR दर्ज करें कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो है दखल दे रहे हैं, सीबीआई ये बिल्कुल नहीं करेगी। और सीबीआई जो है मामले को लीपापोती करके जैसे आरुषि कांड हुआ था वैसे कह देगी कि जी हम किसी को पकड़ नहीं पाए, कोई सबूत नहीं मिला और ये मामला जो है ठंडे बस्ते में डाल दो। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर भाई आपका। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले हफ्ते फिर रविंदर भाई के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।